साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, अपने आरपीसी स्कूल लेक्चरर इंग्लिश की प्रिपरेशन के दौरान मैंने आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। आपसे लगातार मैं स्ट्रेटजी शेयर करता हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूं। इसके साथ साथ जो रिसोर्सेज है, बुक्स है, वो सारी की सारी मैंने आपको बता रखी है। मित्रों, लेकिन सिर्फ एक मात्र जो पढ़ाई है, क्या पढ़ाई से सिलेक्शन हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, दो दो साल मेहनत करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो 6 मंथ ही अपने प्रिपरेशन करके सिलेक्ट हो जाते हैं और 2 साल वाला रह जाता है बंदा। तो कारण क्या है, क्या सीक्रेट्स है जो लोग फॉलो करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं? तो मित्रों, आज अपने इस सेशन के अंदर जो पूरा का पूरा सिलेक्शन है उसको डिकोड कर दिया जाएगा। बस प्रिपरेशन तक तो अपने बातें कर चुके हैं, अब प्रिपरेशन के बाद भी अपन को क्या क्या चीज़ें, पेपर अटेम्प्टिंग से लेके सारी चीज़ें अपन इस सेशन के अंदर बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्योंकि मित्रों देखो, अब जो टाइम है ना, अब टाइम है आपकी, जो आपने इतने दिनों से समर्पित होकर मेहनत की है, उसको मेहनत को इम्प्लीमेंट करने की, आपको जो मंजिल है वो प्राप्त करने की। तो वो कैसे होगी? एक बेहतर तरीके से, सहमित तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो आपकी मेहनत है उसका फ्रूट जरूर मिलेगा। तो इस सेशन के अंदर मित्रों अपने स्ट्रेटजी की बात करेंगे। जो एडमिट कार्ड आने के बाद हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, हमें टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार रखना चाहिए, और जो एग्ज़ाम का फोबिया है उससे किस प्रकार हमें उसको फेस करना चाहिए। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, सर हमें एग्ज़ाम वाले दिन डर लगने लग जाता है और हमारा पेपर ख़राब हो जाता है। तो उसका भी सॉल्यूशन अपने करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो पेपर अटेम्प्टिंग है, चाहे फर्स्ट पेपर हो जीके का और जो सेकंड पेपर इंग्लिश का हो, वो किस प्रकार अपन को अटेम्प्ट करना चाहिए। इसके अलावा मित्रों, जो प्रीवियस एग्जाम है उससे हमें किस प्रकार की सीख लेनी चाहिए, जो एग्जाम अपने स्कूल लेक्चर के हुए पिछले, और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। पब्लिकली आपको कोई नहीं बताता है, लेकिन अपन शेयर करेंगे पूरा का पूरा, चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बेनिफिट हो। और लास्ट में मित्रों आपका हो जाएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन का आपको मित्रों, जब एग्जाम हॉल से निकलोगे तभी आपको पता चल जाएगा। आपको किसी की मेरिट का, प्रेडिक्शन का कोई वेट नहीं करना है। अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रखी है और फिर मेरे जो बताया गए टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। तो मित्रों, इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो विचार है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, वो सिर्फ आपके भले के लिए, आपकी सफलता के लिए है, ठीक है। लेकिन फिर भी इंडिविजुअली जो स्टूडेंट होते हैं उनकी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, और हर एग्ज़ाम होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है। पिछले एग्ज़ाम, बहुत कई बार ऐसा होता है कि पिछला एग्ज़ाम है, अपने जो ये सेशन है वो पूरा का पूरा पिछले जो एग्ज़ाम्स है उनको देखकर, ठीक है, अंदाज़ा लगाया गया है, ठीक है। तो आप 18+ है, खुद का अपना विवेक का ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। अभी कितना आपको क्या करना है, ठीक है। तो इसमें मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें भी अपन को इसमें बताने जा रहे हैं अपने, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब अपन शुरुआत करते हैं इस सेशन को कि एडमिट कार्ड के आने के बाद आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो मित्रों, लगभग जो स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम होता है वो होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके 50 किलोमीटर तक दायरे के अंदर आपका एग्ज़ाम होता है तब तो आपको घर पे ही रहना है। आपको कुछ 4-5 घंटे पहले निकल जाना है एग्ज़ाम सेंटर के लिए, ठीक है। लेकिन जिन साथियों के जो एग्ज़ाम सेंटर है वो दूर आते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको 2 या 3 दिन पहले निकल जाना चाहिए। जो बॉयज़ है उनको तो करना चाहिए कि आपको अपने जो ग्रुप के साथी, आपके जो फ्रेंड है, अच्छे जो सीरियस स्टडी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके साथ आपको कोई अपने होटल है, पीजी है, वहाँ पे सेट हो जाना चाहिए 2-3 दिन पहले ही, एग्ज़ाम सेंटर के जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, सिटी के अंदर। और फीमेल्स है जो, मतलब आपका ग्रुप नहीं बन पाता है, तो आप ऐसे अपने फैमिली मेम्बर को लेके जाएं जो आपको डिस्टर्ब नहीं करे, ठीक है। और आप भी 2-3 दिन पहले वहाँ निकल जाएं, और अपने साथ जो फर्स्ट पेपर का मटेरियल है और सेकंड पेपर का जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो आपको लेकर जाना चाहिए। क्योंकि मित्रों, अपन जहाँ नई जगह पे जाते हैं और एग्ज़ाम से पहले दिन अपने नाइट को या पहले दिन ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाते यार, अगले दिन अपना एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, तब कहीं ना कहीं अपन को जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता है। तो 2-3 दिन पहले जाएं। अपने फर्स्ट पेपर के अंदर मैनेजमेंट की बुक है, कोई छोटी छोटी चीज़ें ले जाएं आप, जैसे मैनेजमेंट है, हिस्ट्री है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, साइकोलॉजी है, तो करंट अफेयर की बुक है, तो वो चीज़ें आप अपने जो शॉर्ट लास्ट मिनट रिवीजन के नोट्स है वो आप अपने साथ लेकर जाएं।
और जिन साथियों के एग्ज़ाम सेंटर नज़दीक होते हैं उनको सिर्फ जो लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स है वो आपको ट्रैवल करते टाइम पढ़ना है, लास्ट टाइम तक पढ़ना है। मित्रों, बहुत सारे टीचर की अलग अलग क्या है खूबियाँ होती है, अलग अलग उनके विचार होते हैं, लेकिन मेरे साथ जो ग्रेड थर्ड और ग्रेड फर्स्ट के एग्ज़ाम में तो एक्यूरेट मेरे पास जो 2-3 पेज मैंने लास्ट में बनाए थे ये मैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर पढ़ूंगा। वाकई में वहाँ पे इतने क्वेश्चन आए कि मेरे हर पेज से क्वेश्चन आए थे और मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो ऐसे डेटा जैसे जनगणना की चीज़ें होती है वो अपन को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, तो लास्ट टाइम तक अगर अपन पढ़ते रहते हैं तो हो सकता है एग्जाम में वो चीज़ें आ जाए। तो ऐसी चीज़ें जो फैक्ट्स वगैरह है, ठीक है, डेट है, तो इन चीज़ों को आपको लिख के रखना है। और लास्ट में जो फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम है वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ तक आप लास्ट मिनट रिवीजन है वो नोट्स पढ़ सकते हो। आप ऑटो टैक्सी जहाँ पे भी आप गाड़ी के अंदर हो, आप समय का टाइम बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करना है। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट की बात ये आती है मित्रों कि बहुत सारे स्टूडेंट ना लेट हो जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे। मैं कहना चाहूँगा आपको भी बहुत बार, अब की बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप देखना कि आपके एग्ज़ाम के अगले दिन न्यूज़पेपर में ज़रूर आएगा कि गेट बंद कर दिए गए, स्टूडेंट्स रो रहे थे। तो मित्रों, ये बिल्कुल भी, इतने आप 2-2 साल से 6-6 महीने से प्रिपरेशन करते हैं तो ये एक बेवकूफ़ी है कि अपन 1-2 घंटे के लिए क्या एन टाइम पर जाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहले तो लोकेशन को ट्रेस करना चाहिए, आपको पूरा ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आपके जो दोस्त हैं उनसे, रिश्तेदारी है, जहाँ से भी पता कर सको उस एग्ज़ाम सेंटर को ज़रूर आप चेक कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट मिलते जुलते नाम हैं वहाँ पे दूसरे सेंटर पे चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो 2 घंटे पहले आप जाएं और लास्ट मिनट रिवीजन आपके पास नोट्स है तो वहाँ पे एग्जाम सेंटर के बाहर जाके पढ़े ना, आप क्या दिक्कत है आपकी, वहाँ पे पढ़ें आप। और अगला जो अपना चीज़ है तो वो टाइम मैनेजमेंट में एक चीज़ ये और होगी कि टाइम मैनेजमेंट आप अगर ढंग से रखोगे, 2 घंटे पहले जाओगे तो आपको फिर अंदर भी क्या है, आधे घंटे पहले आपकी जो प्रायोरिटी फर्स्ट हो जाएगी, आप पहले होंगे वहाँ पे लाइन के अंदर। तो जो स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम का जो फोबिया होता है ना, उस फोबिया से वो मुक्ति मिलेगी अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पे थोड़ा टाइम से चले जाते हो। अगर टाइम कम लगा के आप तुरंत एन टाइम पे पहुंचते हो तो हड़बड़ाहट के अंदर अपने वो 10-15 मिनट तो वो जो गार्ड होते हैं वो लगा देते हैं। तो घबराहट के टाइम में अपर आप सेंटर के अंदर जब वहाँ पे बैठोगे तुरंत आपको ओमार और क्वेश्चन पेपर है वो थमा दिया जाएगा। तो 10-15 मिनट आपके वहाँ ख़राब हो जाएंगे। तो इससे अच्छा आप टाइम से जाएं। और जिन साथियों को एग्ज़ाम का फोबिया यानी थोड़ा एग्ज़ाम का डर लगता है उनको तो समय से पहले जाना चाहिए, कम से कम 2 घंटे पहले जाएं, वहाँ पे बिजी रहें आप देखो, डर किसको लगता है? डर उसी को लगेगा जिसने समर्पित होकर मेहनत करी है ना, जिसको अपने कैरियर की फिक्र है, फ्यूचर की फिक्र है, उसी को डर लगता है। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, जिन्होंने किताब जो बुक है उठाई भी नहीं है, लेकिन वो आपको डिमोटिवेट करने के लिए आप पे हंसेंगे कि अभी क्या पढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं है। आप एक कोने में बैठ के कहीं भी आपको लास्ट टाइम तक पढ़ते रहना है, जिससे आप बिजी रहें, एग्ज़ाम का जो डर है आपके अंदर से निकले। और फिर आप टाइम से ही अगर एग्ज़ाम सेंटर के अंदर बैठ जाते हैं, आपको आधा घंटा पहले बैठा दिया जाएगा तो वहाँ पे आप बैठ कर, ठीक है, उस एनवायरनमेंट से एडजस्टमेंट हो जाओगे। इसके अलावा जो आपके पास वहाँ टाइम हो तो आपका जो ईश्वर है उनको याद करें आप, और पक्का आपको वो हेल्प करेंगे और आपका जो स्ट्रेस है वो सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी। तो नॉर्मली मित्रों, जिनके साथ ऐसा होता है, जिनको डर लगता है, नॉर्मली डर लगता है, आपने पहले भी एग्ज़ाम दिए होंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे साथियों को मैंने देखा है वोमिटिंग होने लग जाती है, चक्कर आ जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपको क्या करना चाहिए, आजकल बीपी कंट्रोल की टैबलेट्स आती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आयुर्वेदिक टैबलेट्स आती है कुछ, जिनसे आपको थोड़ा डर नहीं लगेगा, कंट्रोल रहेगी बीपी, वो आप ले सकते हैं। आपके नियरेस्ट मेडिकल स्टोर है, वहाँ से पता करके। लेकिन आप एलोपैथी अगर लेते हो, एलोपैथी वाली दवाइयाँ होती है उनमें बहुत ज़्यादा नशा होता है, नशे के अंदर आपको नींद आ जाएगी, तो ऐसी चीज़ें आप ट्राई नहीं करें। आयुर्वेदिक की जो कम डोज, जो कम पावर की चीज़ें होती है उनको आप, टेबलेट है उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप अपने मेडिकल जो आपके पास नियरेस्ट है वहाँ से और ज़्यादा एडवाइस लेकर उनको पहले ट्राई कर सकते हैं। तो मित्रों, नॉर्मली तो देखो सबको डर लगता है, इसमें आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और बड़े ही संयमित तरीके से शांत मन से आपको एग्जाम में अपीयर होना है। इसके बाद मित्रों अपन बात करते हैं कि पेपर को अपन को किस प्रकार अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो, जो ओएमआर फिल करने की प्रक्रिया है जो, उसको तो आपको बड़े ही सावधानी से फिल करना है। ओएमआर को पहले आप अपने
जो न्यूमेरिकल आपके रोल नंबर वगैरह है, सब्जेक्ट है, सारी सब्जेक्ट कोड है, वो सारे के सारे भरोगे। उसके बाद सर्कल है वो फिल कर दोगे। बड़े ही ध्यान से मित्रों वो चीज़ें करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट उसके अंदर ही मात खा जाते हैं। कुछ स्टूडेंट है वो रोल नंबर लिखना ही भूल जाते हैं, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, टाइम से पहुंचना है और पहले ओएमआर को जो आपकी जरूरी डिटेल्स है वो फिल करनी है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसको अटेम्प्ट किस प्रकार करना चाहिए, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो। उसकी तरीका मित्रों ये है कि आपको फेज का यूज करना है, 3 फेज का। पहली फेज के अंदर आपको जो इजी क्वेश्चन लगते हैं वो करने चाहिए। जैसे अपने 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन है, मान लो शुरुआत से आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मान लो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर टिक कर देना कि ये 1 नंबर क्वेश्चन मैंने कर लिया। फिर आपको सेकंड क्वेश्चन पे आना है। सेकंड क्वेश्चन आपको आता तो है लेकिन ऐसे लग रहा है कि 2 ऑप्शन के अंदर कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन है तो आप इसको एक बार क्या करें, सर्कल कर दें उसको, क्वेश्चन नंबर की जो संख्या है उसके ऊपर। 3 नंबर क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, उसको भी सर्कल कर दो। 4 नंबर आ रहा है और सी ऑप्शन है, तो इसको भी आप सी यहाँ पे टिक करो और क्वेश्चन पे 4 नंबर पे ऐसे गुड मार दो। अब क्या करें, आप सेकंड फेज पे आते हैं। सेकंड फेज पे आपको जब कंप्लीट हो जाए, जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं इजीली वो करें। उसके बाद सेकंड फेज पे आए और आपने जो 2 और 3 नंबर क्वेश्चन पे ऐसे सर्कल कर रखा था और 2 के अंदर आपको ऐसे लग रहा था कि ये मेरा कंफ्यूजन है, तो उसके अंदर आपको बड़े सोच समझ के और पहली बार जो आपके मन में बैठ रहा है कि ये आंसर हो सकता है उसको टिक करें और उसको यहाँ पे भी गुड कर दें। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहे उनको छोड़ें और सेकंड फेज तक आपके जितने क्वेश्चन हो जाते हैं, अब उनको आप क्या करेंगे, ओ एम आर है उसके अंदर फिल कर देंगे एक साथ। और ओ एम आर फिल करते समय बड़ी सावधानी रखनी है आपको। आंसर है जैसे अपने 2 का सी बोला है तो मन में आपको ऐसे रखना है 2 का सी, क्योंकि कई बार 2-3 क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट है उनके गलत हो जाते हैं ओएमआर फिल करने से भी। ठीक है, जो आते हुए क्वेश्चन है जो बिल्कुल सही होते हैं और वो जब गलत होते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। तो बड़े ही ध्यान से मित्रों आपको ये जल्दी जल्दी क्या करना है, मन में ही ऐसे बोल बोल के आपको लिख देना है। अब आपको क्या करना है, काउंटिंग करनी है। काउंटिंग में ओएमआर का यूज करें आप, कितने आपने सर्कल है वो फिल कर दिए। उसके बाद आपको थर्ड फेज पर आना है। ठीक है, थर्ड फेज पे आप अब क्या करें, अपना एनालिसिस है कि इसमें क्या ऑप्शन कट हो सकते हैं, बिल्कुल नए उनको तो छोड़ दो आप। ठीक है, फैक्ट वगैरह चीज़ें होती है, डेट वगैरह होती है, उन चीज़ों को तो छोड़ो, वो तो बिल्कुल ये क्या है, एक गैम्बल है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं आपको लगता है कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये अपने सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, इस प्रकार से आप एनालिसिस करेंगे तो थर्ड फेज के अंदर भी कुछ क्वेश्चन कर दो और फिर उनको आप फिल कर दो। इसके बाद मित्रों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि एग्जाम के अंदर क्या है, अपना जो फर्स्ट पेपर होता है ना उसका जो मान लो ये पेज है, इस पेज के अंदर क्या होता है कि जैसे अपने लेफ्ट साइड के अंदर तो हिंदी होती है और उसकी ट्रांसलेशन होता है, बाइलिंगुअल होता है ना पेपर, तो ट्रांसलेशन अपने यहाँ पे इंग्लिश वाला होता है। तो अमूमन स्टूडेंट क्या करते हैं फर्स्ट पेपर के अंदर कि इसी साइड की ओर देखते हैं, फिर वो यहाँ पे जब आपके 5 नंबर क्वेश्चन है ना वो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं और सीधा अगले पेज पे आ जाते हैं वो। तो ये तो चीज़ें सही है क्योंकि अपन को एक ही लैंग्वेज के अंदर देखना होता है। ठीक है, कंफ्यूजन जो जहाँ पे होता है ना क्वेश्चंस पे, उनको आपको इंग्लिश में भी देखना चाहिए, बहुत बार हेल्प मिल जाती है मित्रों। तो दिक्कत कहाँ आती है कि अपने फर्स्ट पेपर के अंदर इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं 4-5, उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, 6 हो जाएगा। अब 7 मित्रों इस पेज पे नहीं होगा, ये ध्यान रखना। पहले पेज पे दूसरी साइड में जहाँ ट्रांसलेशन होता है वहां पे भी, क्योंकि इंग्लिश का ट्रांसलेशन होता ही नहीं है, इंग्लिश की हिंदी तो होगी नहीं, तो उसी पेज पे आपको इंग्लिश का थोड़ा गौर रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश के साथ ही है जो इस बात के कारण 2-3 मेरे जानकार है जो रह गए इस बात से, क्योंकि फर्स्ट पेपर के अंदर उन्होंने इन क्वेश्चंस को देखा तक नहीं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, दूसरी साइड के अंदर आपके जरूर देखना आपको इंग्लिश के क्वेश्चन। तो फेज थर्ड के अंदर आपको अब जो क्वेश्चन आपको आ रहे थे जिसमें आपने खूब सारा टाइम लिया, एनालिसिस किया, उसको अब आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन का हो गया। अब अपन बात करते हैं कि अपन को कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उसमें आपके जो फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है दोनों पे अपन बात करेंगे। उससे पहले मित्रों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लगातार, अब मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, तो अगर जो साथी नए हैं उनको कहना चाहूँगा कि आप हमारे जो मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करें। आपको वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर के, ग्रामर के, जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड रीड के नोट्स आपको मिल जाएंगे इजीली। तो आप इसका जो टेलीग्राम में मिशन विद्यादान उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। और हमारे इस सेशन को अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे को बेनिफिट जरूर मिलेगा
और जानकारी अच्छी दी जा रही है, तो पक्का इसको भी जो सेशन है उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें। तो मित्रों, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, उसके लिए अपन को प्रीवियस वैकेंसी है उसकी मेरिट की ओर जाना चाहिए। तो अपने सेलेक्ट किया है पिछली दो वैकेंसी है, 2018 की और 2022 की। उनकी अपन देखते हैं कि क्या मेरिट रही थी और 2024 के अंदर क्या मतलब कितना क्या हो सकता है। तो अपन देखते हैं कि 2018 की जो सीट थी ना 2018 के अंदर वो 304 थी और 2022 के अंदर 342 थी और 2024 की जो अभी जो वैकेंसी है करंट की उसमें 325 सीट है। यानी सीट्स का ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, तो जो मेरिट है उसका भी ज़्यादा डिफरेंस रहने की संभावना नहीं है। जैसे जनरल की देखो, 2018 की जनरल के अंदर 330 मेरिट गई थी, 2022 के अंदर 332 मेरिट गई है। ईडब्ल्यूएस की 313 गई थी और 2022 में 322 गई है। यानी जनरल और ओबीसी की देखा, ओबीसी की 322 रही थी और यहाँ पे भी 322, कुछ पॉइंट्स का ही फर्क है। तो इन्हें जनरल है, ओबीसी है, इनकी तो मेरिट बिल्कुल सेम गई है। तो मित्रों, अब अपन क्या करेंगे, जो एमबीसी की मेरिट भी आप देख सकते हैं, एससी की भी देख सकते हैं और एसटी की भी देख सकते हैं। तो अब अपन इस मेरिट को बेस बनाएंगे कि इस मेरिट के अनुसार अपन को इन जो मेरिट है ना उससे 10 जो अंक है उस जो 10% आपको ज़्यादा करने चाहिए ताकि अपना क्या है सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने पूरा एनालिसिस किया मित्रों, इसको आपको जो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए उसके अंदर मैंने मेरे कई लेक्चरर साथी है 2018 के अंदर सेलेक्ट हो रखे हैं और कुछ है 2022 के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। सभी वर्गों के हैं, चाहे वो जनरल के हो, ईडब्ल्यू, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, सभी के जो लेक्चर है, सभी साथी जो मेरे ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं उनसे मैंने चर्चा की इस बारे में भी अपन को कितने क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बताने चाहिए। तो अपन शुरुआत करते हैं कि अपन को किस प्रकार के टारगेट रखना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले जो एसटी के साथी हैं, एसटी के साथी है जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनको उनका टारगेट है वो जीके के अंदर यानी 75 क्वेश्चन है ना, उसमें आपको 35 क्वेश्चन बचाने पड़ेंगे और इंग्लिश के अंदर आप कोशिश करें कि आपके 105 क्वेश्चन है वो बच जाएं। इतने क्वेश्चन आपके बच जाते हैं मित्रों तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसटी के साथियों का। अब इसमें ये हो सकता है कि आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे इसमें 30 क्वेश्चन ही करते हो तो इधर आपके फिर क्या हो जाएंगे 110 क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी कम ज़्यादा कर सकते हो लेकिन 30 से कम अपन को नहीं करना है, क्योंकि फिर अपने 40% वाला जो रूल है वो आ जाएगा और उससे अपना सिलेक्शन है वो अपने जो सेकंड पेपर वो चेक ही नहीं होगा। तो एसटी का टारगेट मित्रों ये है। तो एसटी के जो साथी है उनको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करना चाहिए, तो अटेम्प्टिंग मित्रों जीके के अंदर एसटी के साथी है उनको 50 क्वेश्चन तो करने चाहिए, तभी अपने 30 क्वेश्चन बचेंगे या 35 बचेंगे, ठीक है। और इंग्लिश के अंदर आपको 140 प्लस करने हैं मित्रों। ये चीज़ें कोई नहीं बताता आपको, इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा अटेम्प्टिंग रखनी पड़ती है तब भी अपना सिलेक्शन होता है, क्योंकि जीके के अंदर सभी एवरेज होते हैं, ठीक है। तो एसटी के साथ ही है ये चीज़ें रखिए कि आप अब इसके अंदर भी आपको जो ज़्यादा आते हैं तो ऐसा नहीं है भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं 2 ऑप्शन वाले भी आ रहे हैं आपको और आप 50 करके छोड़ रहे हो, फिर आपको ऊपर भी जाना है, ठीक है। इसलिए मैंने बताया कि आपको अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग तरीके से अपने मेहनत करते हैं, तो हो सकता है आपकी पढ़ी हुई चीज़ें आ जाए। तो जीके के अंदर और इसके अंदर भी आपको फुल करना है जितना आप कर सको, ठीक है, सेकंड पेपर के अंदर। अब बात करते हैं अपने एससी और एमबीसी के साथियों के लिए। एमबीसी और एससी के साथी उनको टारगेट क्या रखना चाहिए मित्रों की, अगर आपके पास जीके के अंदर 40 क्वेश्चन बच जाते हैं, एससी और एमबीसी के साथी है, इंग्लिश में आपके 110 क्वेश्चन बच जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप यहाँ 30 बचा रहे हैं फर्स्ट पेपर के अंदर तो इधर आपके 120 क्वेश्चन होने चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये टारगेट आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे एससी और एमबीसी के साथी। तो उनको एससी और एमबीसी के साथी उनको अटेम्प्टिंग कितनी रखनी है वो बात करते हैं। तो जीके के अंदर मित्रों एससी और एमबीसी के साथी है उसको 50 प्लस क्वेश्चन करने चाहिए उनको, ठीक है, तभी काट पीट कर अपने 30-35 क्वेश्चन बचेंगे। और इसके बाद में मैं मिनिमम बता रहा हूँ मित्रों, आपकी हो सकता है बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो, ठीक है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन हो जाए उनके लिए चीज़ें बता रहा हूँ। तो उनको अटेम्प्टिंग है वो 50 प्लस तो रखनी पड़ेगी और इंग्लिश के अंदर 140 प्लस करनी पड़ेगी। जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो आप जरूर करें। लिटरेचर का क्वेश्चन मित्रों किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे किसी वर्ग का साथी है, ग्रामर के अंदर भी नहीं छोड़ना है। और वोकेब पोर्शन है कोई जो आपने कभी चीज़ें फ्रेजल वर्ब है या ईडियम है इस तरीके के आगे जो आपने पढ़े ही नहीं उसको आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको लगभग क्वेश्चन है सेकंड पेपर के अंदर फुल अटेम्प्टिंग रखनी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट पेपर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, बहुत बार
टफ पेपर आता है, तो इसलिए सेकंड पेपर पे अपना गैम्बल है वो सेकंड पेपर पे लगाना चाहिए अपन को। इसके बाद बात करते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के साथियों की। तो उनको टारगेट क्या रखना है मित्रों? तो जीके के अंदर मित्रों जनरल है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के साथी है, उनको ऐसे टारगेट रखना है कि मुझे 45 क्वेश्चन है वो बचाने हैं किसी तरीके से फर्स्ट पेपर के अंदर, और इंग्लिश के अंदर अपन को 125 क्वेश्चन बचाने हैं। अब इसमें ऐसे भी हो सकता है कि जीके के अंदर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम जाए और आपने 55 क्वेश्चन मार दिए, 55 क्वेश्चन आपके राइट हो गए, तो इधर आपके फिर कम हो जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेट करना है कि टारगेट आपका इतना रखना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और इसमें अब आपको जो ये तो टारगेट हो गया, अब जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के साथियों को अटेम्प्टिंग कितनी रखनी है, यानी फर्स्ट पेपर के अंदर आपके 75 क्वेश्चन आएंगे मित्रों, तो 75 के अंदर आपको कम से कम 55 क्वेश्चन करने चाहिए। ज़्यादा जाओ तो ठीक है, लेकिन इतने तो क्वेश्चन करेंगे। अब कई साथी ऐसे होते हैं जैसे 30 क्वेश्चन अपन को करने हैं सही, ठीक है, होने चाहिए, और उनको लगता है कि मेरे तो 35 क्वेश्चन जो मैंने किए वो तो 100% सही है, और वो वहाँ पे पेन को छोड़ देंगे। ऐसा गलती नहीं करनी है। बहुत बार आपने देखा होगा कि हमें ऐसे लगता है कि ये चीज़ सही है लेकिन फिर भी गलत हो जाती है। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो एक दो क्वेश्चन वहाँ गलत हो जाते हैं, फिर अपने रास्ते में जा रहे हैं वहाँ पे गलत हो जाएंगे, कोई ऑटो के अंदर, बस के अंदर बताएगा तो गलत हो जाएंगे, और तब अपन को बड़ा ही ऐसे हार्ट की तरह हार्ट अटैक आएगा, इस प्रकार से डर लगता है। और कई बार इतनी खुशी होती है कि आपने जो तुक्का लगाया था, गेस किया था, वो क्वेश्चन सही हो जाता है। तो ये चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएगी। इसमें भी आप देखेंगे जीके के अंदर आपको 55 प्लस क्वेश्चन करने हैं और इंग्लिश के अंदर आपको 145 करने हैं। जनरल के साथी है और ओबीसी के साथी है उनको तो कहना चाहूँगा, ईडब्ल्यूएस के भी मेरिट लगभग सेम जाती है आपको। मतलब अब मैंने इसमें किए थे 149 क्वेश्चन किए थे, बहुत सारे साथी पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आते हैं, तो ये मैंने 145 लिखा है। आप ज़्यादा करें, कोशिश करें फुल के फुल करें, ठीक है। मैंने लास्ट के अंदर मेरा जो थर्ड फेज थी उसके अंदर मुझे 12 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे थे इंग्लिश के अंदर, ये क्वेश्चन में ऐसे लग रहा था कि ये आप आ नहीं रहे हैं। मैंने इस पर गैमल किया और आप मानोगे नहीं, 8 क्वेश्चन सही हो गए और सिलेक्शन हो गया। अगर ये मैं 12 क्वेश्चन नहीं करता तो सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो जाता, ठीक है, 2 गुना है उसके अंदर सिलेक्ट हो जाता लेकिन फाइनल नहीं होता। तो तुक्का लगाना जरूरी है। सेकंड पेपर है उसके अंदर फुल अटेम्प्टिंग रखनी पड़ेगी, क्योंकि अपना सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अंदर ऐसा चांस रहता है कि हमारी जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं काम आती है और लगभग क्वेश्चन है वो सही हो जाते हैं। तो इंग्लिश के अंदर मित्रों लिटरेचर है ना, वो एक लिमिटेड चीज़ है। लिटरेचर में क्या ज़्यादा, अगर आप अच्छी तरीके से 6 महीने से लिटरेचर को पढ़ लेते हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें नहीं आती है। आपको फुल अटेम्प्टिंग रखनी है, और ग्रामर के अंदर भी ग्रामर ज़्यादा स्टैंडर्ड की नहीं आती है, तो उसमें भी आपको खूब सारा ऐसे मतलब ऑप्शन कट करके आपको क्वेश्चन को करना है। तो ये चीज़ें होगी मित्रों। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के साथ ही है, उनको जीके के अंदर 55 प्लस क्वेश्चन करने हैं। ज़्यादा भी कर सकते हो आप, ठीक है, अगर आपको आते हैं 60 तक जा सकते हो, 65 तक जा सकते हो। 65 से ऊपर मत बढ़ना। अगर 10% आपको ऐसे लग रहा है ना भी बिल्कुल नहीं आ रहे, 10% कम से कम छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा लालच करोगे तो नेगेटिव की ओर ज़्यादा जाओगे। तो ये चीज़ें हैं मित्रों। इसमें एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट ये बताने वाला हूँ सभी कैटेगरी के साथियों को, कि जब फर्स्ट पेपर अपना पहले दिन होगा और अगले दिन जस्ट होगा अपने सेकंड पेपर इंग्लिश का, तो फर्स्ट पेपर जैसे भी आपका हो जाए ना, होते ही आपको उसको बस बंद कर देना है, उस पर किसी प्रकार का डिस्कशन नहीं करना है, और तुरंत अपने रूम के ऊपर घर पे जाएं और सेकंड पेपर की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने लास्ट के लिए बचा रखी है कि ये मैं ऐसे रिवीजन करना है, तो जितना हो सके सेकंड पेपर के लिए जल्दी जल्दी से रिवीजन करें। जो चीज़ें आपको टफ लगती है वो पढ़ें। फर्स्ट पेपर के आप मिलाने लग गए क्वेश्चंस को, हो सकता है आपके 29 क्वेश्चन ही बचे। मान लो आपके पहले दिन आपके 29 क्वेश्चन बचे और आपने काउंट कर लिए, या 30 बचे, तो इतना डिप्रेशन में आ जाओगे आप कि सेकंड पेपर आपका खराब हो जाएगा। तो बहुत सारे साथी जाते ही कैलकुलेशन बिठाने लग जाते हैं, तो कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, बंद कर दो। हो सकता है 29 क्वेश्चन बिल्कुल आपके बच रहे थे लेकिन बाद में आंसर है उस पर आपत्तियां लगती है, चेंज हो जाते हैं, तो 30 भी हो सकते हैं ना। तो आगे के लिए आप क्या करें, पॉजिटिव रहे, और पहले दिन आपको बिल्कुल पेपर को बंद कर देना है, उसको बिल्कुल नहीं देखना है कि कितने मेरे सही हुए हैं, ठीक है। अगर थोड़ा पेपर आपका खराब भी हो जाता है ना, फिर भी आपको ऐसे चेक नहीं करना, आपको ऐसे लगना चाहिए कि चलो 30 तो बच ही जाएंगे, और सिर्फ आपको सेकंड पेपर की ओर पूरा ध्यान देना है। और अगले दिन जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि जो सेकंड पेपर आपका
उसमें आपको तीनों फेज़ का यूज़ करना है, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ के अंदर, और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेकंड पेपर के अंदर अटेम्प्ट करने हैं। तो मित्रों लास्ट टाइम तक आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मित्रों थी। अब आपको ऐसे लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी और हमारे एग्जाम में काम आएगी, तो देखो सेशन को आपको लाइक करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और मित्रों जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे ना, जैसे मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकला तो मुझे वाकई में ऐसे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको किसी की प्रेडिक्शंस का, किसी भी टीचर की मेरिट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करके, और मैंने जो चीज़ें बताई आपको, उससे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, तो बिल्कुल आना मन के अंदर जो दिल है ना, दिल अपने आप बता देगा आपको कि आज बंदे तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा एग्जाम हॉल के अंदर मित्रों। जैसे जयपुर के अंदर मेरा एग्जाम हुआ, उसमें मैं सेकंड पेपर के अंदर क्वेश्चंस को कर रहा था, तो एक जो वीक्षक था, वीक्षक मेरे पास आए और मैं 1 घंटे पहले मैंने एग्जाम कर लिया। 1 घंटे पहले एग्जाम को कंप्लीट करके बैठा था। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप टीचर हो? तो मैंने कहा जी हाँ, क्योंकि पता नहीं कैसे लोग पहचान लेते हैं, दुकान वाले पहचान लेते हैं, कोई मोल भाव करते हैं तो पूछ लेते हैं कि यार आप टीचर हो गया। तो पता नहीं लोगों के मन में ऐसे क्या चीज़ें हैं जो अपन को देख के पहचान लेते हैं कि आप टीचर हैं। तो मैं ग्रेड थर्ड के अंदर था। तो उन्होंने कहा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यार मैं जयपुर में गया हुआ हनुमानगढ़ का बंदा, वो बंदा झालावाड़ का। उनसे मैंने बात की भी, आप कहाँ से हो? तो क्या मैं झालावाड़ का हूँ, जयपुर पोस्टेड हूँ। तो उन्होंने मेरे बारे में प्रेडिक्शन कर दी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कैसे किया उन्होंने? तो मैंने कहा कि आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा पूरे इस जो अपने रूम है ना, इस रूम के अंदर एक तो आगे कॉर्नर में लड़की बैठी है, वो ढंग से पेपर कर रही है, और एक आपने पेपर किया और सारे उबासियां ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है ना, उसको दूसरों को वैसे देख लो, पता चल जाता है कि इसकी मेहनत इन्होंने कर रखी है। तो देखो भी अनजान व्यक्ति उसने मेरे बारे में प्रेडिक्शन कर दी, और प्रेडिक्शन है बिल्कुल सही साबित हुई। और मित्रों अपने को जो सेकंड पेपर है इंग्लिश का, उसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो आपको टफ चीज़ें लगती है ना, वो लेकर जानी चाहिए रिवीजन के लिए। जैसे मैं, मेरे साथ वेस्टलैंड पोएम है वो लेकर गया था। तो बाई चांस वहाँ पे जो एग्ज़ाम हॉल था ना, उसके आगे मंदिर था वहाँ बालाजी का, हनुमान जी का। वहाँ पे जाके पहले मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर मैंने उसको एक दो बार पढ़ दिया उस पूरे नोट्स को। 4-5 पेज थे, और पूरे के पूरे जो 5-6 क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे मेरे वहाँ से सेट हो गए। क्योंकि उस समय थोड़ा ऐसे रट्टाफिकेशन ज़्यादा था, लेकिन फिर भी मेरे उस पोएम को मैंने उस समय ज़्यादा समझा नहीं था, लेकिन मेरे क्वेश्चन है ना वो रॉन्ग नहीं हुए। तो बहुत सारी चीज़ें होती है मित्रों, लास्ट टाइम तक अपन को पढ़ते रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 2 दिन पहले बुक्स छोड़ दो, आराम से नींद लो। तो नींद यार 2 दिन बाद ले लेना, ठीक है। 1-2 घंटे सो जाओ, ठीक है, उस दिन क्या दिक्कत है? ये आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं है कि आप उस रात, पहली रात जग रहे हो और अगले दिन पेपर के अंदर नींद ले रहे हो। तो वो आपकी कैपेसिटी है। आपने अगर नाइट में पढ़ रखा है तो क्या दिक्कत है, 2-3 घंटे सो जाओ, फिर आप वापस पढ़ने लग जाओ और साथ में अपना मैटर रखो। क्योंकि मित्रों लास्ट टाइम वाली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं ग्रेड थर्ड के एग्जाम हॉल की, सेकंड ग्रेड की, तो वो कभी आगे भी आपसे शेयर करेंगे, अभी सेशन लंबा हो जाएगा। तो मित्रों जो चीज़ें मैंने आपके सामने शेयर की है वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, और आशा करता हूँ कि ये जो टिप्स है वो आपकी सफलता के लिए सहायक सिद्ध हों। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें वास्तव में हमारे लिए हेल्पफुल रहने वाली है, तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलें। और कमेंट सेक्शन में आई विल मेक इट जरूर लिखें कि मैं सफल हो जाऊंगा, आई विल मेक इट, ठीक है। और जब आपकी सफलता प्राप्त हो जाए, आपको आप सफल हो जाओ, तो आपकी सक्सेस स्टोरी के अंदर मेरा नाम भी होना चाहिए। इतनी आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक मित्रों। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने स्टडी है उसको एंजॉय करें, और एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रखें, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ते रहें। ठीक है मित्रों, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।